हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज हम हिंदी ग्रामर में क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है गद्य की गौण विधा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको बनने वाले हैं और न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इसके पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो गद्य की विधाएं है वो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, गद्य की विधाओं को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसकी कुछ प्रमुख विधाएं आती है, जैसे कि इसमें आती है नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी वगैरह। ठीक है, दूसरी होती है गौण विधाएं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसके पहले गद्य साहित्य का इतिहास, विकास और गद्य की प्रमुख विधाएं, ठीक है, इतने 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं और कंप्लीट भी अच्छे से करवा दिए हैं। इसलिए ये दोनों टॉपिक कवर होने के बाद में हम इसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे, क्योंकि यदि आपने टॉपिक क्लियर कर लिए होंगे दोनों, तो आपको ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो दो प्रमुख विधाओं में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले गद्य की गौण विधा। ठीक है, हम प्रमुख विधा देख चुके हैं, जिसमें नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास वगैरह हमने देखे थे। उसके साथ में हमने विकास और इतिहास भी गद्य साहित्य का पूरा देख लिया था, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं गद्य की गौण विधाओं से। सबसे पहले गद्य की गौण विधाएं कितने प्रकार की होती है? तो लगभग 12 प्रकार की यहाँ पर आएगी, जैसे कि रिपोर्टाज, लोक साहित्य, डायरी वगैरह, इसमें सब कुछ आती है। ठीक है, सबसे पहली है रिपोर्टाज, इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसमें कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, या केवल एक आ जाता है गद्य की गौण विधा उसको समझाने के लिए। यानी कि जैसे रिपोर्टाज आ गए, यहाँ पर आपको उसको समझाने के लिए कहा जाए, इनके जो लेखक वगैरह इनके भी नाम आपको कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो रिपोर्टाज है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसी चीजें आप जो देखते सुनते हो, एकदम जैसा का जैसा आपने देखा, बिल्कुल वही आपके हृदय में छप जाता है। मतलब आप जैसे कोई मूवी देख लेते हो, कई बार आपके दिमाग में वही बैठ जाती है, आपको A to Z पूरी स्टोरी याद हो जाती है। तो बिल्कुल वही है, आपके करने के तरीकों में भी वो आने लग जाती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर रिपोर्टाज बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, तो गद्य की ये विधा, इसमें क्या होता है, आपने यदि आंखों से देखा या किसी के कानों से भी सुन लिया कि बिल्कुल इस प्रकार से चीजें हैं, तो आपको एकदम उसका इफेक्ट इतना पड़ जाएगा कि आप उसकी जो है छाप आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में छा जाएगी। ठीक है, वो वाली चीजें। तो इसमें तथ्य वर्णन पर बल होता है और कलात्मकता पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, कला वगैरह इसमें इतनी महत्व नहीं रखती है, मतलब सिर्फ इतना है कि छाप छोड़ना है, कला से यहाँ पर उतना प्रभाव नहीं रहता है। तो ये रिपोर्टाज के अंतर्गत आता है। तो बहुत सरल है, इसको यहाँ पर आप क्या है, प्रभावशाली ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें प्रभावशाली होता है कि आपके दिमाग पर इसकी छाप छूट सकती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगली विधा देखने से पहले आप इसको या तो चाहे तो कॉलम में यहाँ पर एक तरफ आप लेखक लिख लीजिए और उनकी जो रिपोर्टाज उन्होंने लिखे वो लिख लीजिए। ठीक है, इस कॉलम से बनाएंगे तो आपको जल्दी याद होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं, दो से 3 याद होना चाहिए रिपोर्टाज, जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है या हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही बनते हैं। जैसे धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज युद्ध यात्रा आता है, ये किसका है रिपोर्टाज, किसके द्वारा लिखा गया है, कई बार ये पूछा गया है। देश की मिट्टी बोलती है भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ से आपको जितने मैं बता रही हूँ उतने आपको तैयार कर लेना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो कॉलम में यदि बना लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपने कॉलम में बना लिया तो आपको फटाक से 1 नंबर पॉइंट में ही देखते से याद हो जाएगा। धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा है, शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा है, या फिर देश की मिट्टी बोलती है किसका है, यहाँ पर भदन आनंद कौशल्यान का। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख है जिनकी विधा को आप याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इनकी रिपोर्टाज विधा मैंने आपको बता दी है। तो कुछ प्रमुख है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनका छन बोले कण मुस्कान। ठीक है, पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप इसको, तो आपको याद हो चुकी होगी ये। तो इसमें सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, धर्मवीर भारती जी का रिपोर्टाज में। ठीक है, उसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लिख लीजिए, और उनकी रचना भी छन बोले कण मुस्कान, धर्मवीर भारती जी की भी रचना युद्ध यात्रा लिख लेंगे। इसके बाद शमशेर बहादुर सिंह का लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 3 इतने भी लिख लिए तो भी बहुत हो जाएगा आपके लिए। इसमें कुछ यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे एक बार पूछ जाता है हंस के जो यहाँ पर है समाचार पत्र इसमें आता है, तो इसमें यहाँ पर कौन से रिपोर्टाज लिखे गए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि इन्होंने लिखे थे, या फिर हंस है ये किस समय के है, तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टाज हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं संस्मरण का। चलिए संस्मरण शुरुआत करते हैं। तो जो गद्य में 2 टॉपिक मैंने आपको बताया, विधाएं बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें। और इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। क्लास 12th के अकॉर्डिंग आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ में आपका पूरा सिलेबस कवर वाइज सब कुछ आपको मिल जाएगा MCQs के साथ में। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है तो लाइक भी कर दे, दोस्तों में शेयर जरूर कर दे, जिससे आपके साथ में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को भी पढ़ने में हेल्प हो सके और वो भी अपनी कॉपियों को अच्छे से कंप्लीट कर सके और अपने सिलेबस को भी अच्छे से पढ़ सके।
ठीक है। संस्मरण नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हम किसी की याद करें, स्मरण करें किसी का, हम पुरानी यादें याद करते हैं, किसी के साथ होते हैं तब उनकी हम कोई बातें याद आती है या उनसे दूर होते हैं तब, तो ये संस्मरण होता है। तो हम इसमें किसी का स्मरण यानी किसी की याद करते हैं, हमारी अच्छी बुरी घटनाएं जो जुड़ी हुई होती है उसको। तो बहुत सरल होता है भी संस्मरण, याद बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक विशेष रूप होता है। तो आप सिर्फ इसमें इतना याद रख सकते हैं, जीवन की किसी विशेष घटना जो हमारी जीवन की स्मृतियों से जुड़ी होती है, ये इसमें सम्मिलित की जाती है। अब चाहे वो घटना प्रिय हो सकती है, अप्रिय, कोई भी, हमें जो बस हमें अच्छे से याद होती है, ठीक, इतना आप इसमें वर्णन कर सकते हैं, चाहे तो ये लिख देंगे। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट है, वो है महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखा। दोनों ही उनके बहुत बहुत प्रसिद्ध संस्मरण है और हमेशा पूछे जाते हैं और चांसेस है कि आपको इस बार भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो जब संस्मरण का आप यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले महादेवी वर्मा जी को उसमें नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में महादेवी वर्मा, फिर उनकी 2 रचनाएं लिखेंगे, एक तो अतीत के चलचित्र लिख देंगे और दूसरी लिख देंगे संस्मरण, स्मृति की रेखा है। ठीक है। संस्मरण है दोनों ही, तो स्मृति यानी वो पुरानी चीज याद कर रहे होंगे वो। ठीक है। इसमें और यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं चाहे तो, और भी इसमें जैसे हुए हैं लेखक जो जिन्होंने लिखे हैं संस्मरण, तो सबसे प्रमुख नाम महादेवी वर्मा जी का इसमें हमेशा याद किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं जीवनी। तीसरी पॉइंट है जीवनी। जीवनी मतलब हम किसी व्यक्ति के बारे में उसकी पूरी पहलुओं को उजागर करें, वो जीवन से लेकर उसके मृत्यु तक की सारी घटनाओं के बारे में हम जीवन को बताएं। जीवनी नाम से समझ में आ रहा है, पूरा जीवन का इसमें वर्णन है, उसके अपनेपन का, अच्छे बुरे पहलू का, उन्होंने पूरे जीवन में क्या अनुभव लिए, उनके बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाए, वो जीवनी होती है। जैसे महात्मा गांधी जी की जीवनी ले लीजिए या किसी और की जीवनी जो अच्छे अच्छे बारे में विचार वर्णन है जिनके बारे में हम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरी जीवनी के बारे में वर्णन करते हैं। इसमें भी आप चाहे तो आपको जो अच्छे से पॉइंट याद हो वो लिख लीजिए। वैसे ज़्यादातर तो रिपोर्टाज और संस्मरण पूछा जाता है, कई बार रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर भी आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है। आपको जो अच्छे से जीवनी याद हो आप उसकी महापुरुष वगैरह की इनके यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है आत्मकथा। ठीक है। इनमें प्रमुख है भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक ज्यादा आती है आत्मकथा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे 1 अंक का प्रश्न बनता है क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में गद्य साहित्य वाले पार्ट में आपको पूछी जाती है। ठीक है। आत्मकथा यानी स्वयं की कथा प्रस्तुत करना। ठीक है। तो स्वयं की मतलब आपके जीवन में एक केवल एक अच्छे पहलुओं को ही नहीं, इसमें बुरे पहलुओं को भी वर्णन किया जाता है, केवल आपकी अच्छी अच्छी चीजों का वर्णन नहीं। आत्मकथा मतलब आपके जीवन में जो जो घटित हुई, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, निष्पक्षता हो, सच्चाई हो, न्याय हो, ईमानदारी, सब कुछ वर्णन होगा। केवल एक पक्ष नहीं सुना जाएगा आपका, आपके दोनों पक्ष उजागर होंगे, जितने भी पक्ष है या फिर वो पूरे उजागर किए जाएंगे। ठीक है। जैसे आपका पारिवारिक हो गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सारी। इसी कारण बहुत से लेखक जो है उस समय में आदमी आत्मकथा लिखने से बचा भी करते थे। इस पर एक बहुत अच्छी कविता भी है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा, उसमें सब कुछ बताया है। तो चलिए एक यहाँ पर आप पॉइंट नोट करोगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। सबसे पहला, और उनकी रचना हो गई कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इसमें उनकी बहुत अच्छी आत्मकथा है और बहुत प्रसिद्ध भी है। फिर महात्मा गांधी की भी एक आत्मकथा है, इसमें यहाँ पर क्या है उनकी जो उन्होंने इसी नाम से लिखी है, और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा लिखी है मेरी कहानी। ठीक है। तो ये कुछ श्रेष्ठ साहित्य है, इसमें जो कुछ महापुरुष हुए हमारे उनके बारे में लिखे गए। ठीक है। और भी बहुत कुछ है, आप जिसको चाहे इसमें लिख सकते हैं। और हरिवंश राय बच्चन की भी एक आत्मकथा, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में वितरित किया। ठीक है। 4 पार्ट्स में है, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा उसमें पूरी की। चलिए 5वां पार्ट है आलोचना। आलोचना जैसा कि नाम से ही समझ में आ गया है, इसमें लेखक किसी पार्ट को लेकर या किसी चीज को लेकर बताना चाहता है, उसकी यहाँ पर चीजें वर्णन करना चाहता है कि वो इसके विपरीत है। समीक्षा होती है एक तरीके से इसमें, मतलब जो पूरा निर्णय लिया जाता है उसका एनालिटिक्स समझ लीजिए वो होता है। ठीक है। तो इसमें व्याख्या होती है। इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार उन्होंने बहुत अच्छी पंक्ति कही है, इसको आप चाहे तो ब्लैक पेन से नोट कर लें। यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है। ठीक है। यहाँ पर यदि आपने कोई साहित्य लिखा है तो उसमें आप सिर्फ जीवन का बता रहे हैं, लेकिन जो आलोचना होगी, आपने जो जीवन की व्याख्या की है, आलोचना उसी व्याख्या की भी और एनालिटिक्स है, तो यानी और उसकी व्याख्या। ठीक है। इसमें सर्वप्रमुख नाम आता है आचार्य रामप्रसाद शुक्ल का, जो सर्वश्रेष्ठ आलोचक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अब तक के सर्वश्रेष्ठ आलोचक किसे कहा गया। एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन में हमेशा आता है, और दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ला। दोनों में कंफ्यूजन भी हो जाता है, और बाबू गुलाब राय तो आता ही है, और आचार्य, इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ आलोचक रचनाएं की है। ठीक है। ये कुछ प्रमुख है जहां से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अगला है रेखा चित्र। तो रेखा चित्र में आपको महत्वपूर्ण क्या है, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, स्केच कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम गद्य की विधा गौण विधा देख रहे हैं, क्लास 11th और 12th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि दोनों के टॉपिक लगभग सेम है, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। 12th और 11th दोनों में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी।
रेखा चित्र यानी किसी के बारे में अपने, जैसे हम किसी के बारे में बताते हैं, हमारे दिमाग में उनका चित्र घूमने लगता है। यदि हमने उन्हें नहीं देखा तो हम सोचने लगते हैं इसके बाल ऐसे लंबे हो गए या वैसे दिखते होंगे, उनकी हमारे दिमाग में एक मूर्ति बन जाती है। ठीक है, तो इसे हम स्केच कहते हैं। जैसे हम किसी को देखकर बताते हैं, उसका स्केच बनवाते हैं। चित्रकार जिस प्रकार अपनी तुलिका से चित्र बनाता है, वैसे ही चित्र हम हमारे दिमाग में बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बारे में किसी ने कुछ वर्णन किया, किसी ने हमको बताया कुछ वर्णन, कुछ शब्दों में वर्णन कर दिया, तो हमारे दिमाग में उनकी चलचित्र बन जाता है। जैसे एक कैप्टन की हम बात करते हैं, कैप्टन का कोई वर्णन करता है तो हम समझने लग जाते हैं उसने आर्मी की ड्रेस पहनी होंगी या इस प्रकार से, तो हम वर्णन करने लग जाते हैं। तो बिल्कुल यही है। इसमें देखिए कुछ और नाम भी है, रामरक्ष बेनीपुरी है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है, निराला और महादेव वर्मा। ठीक है, इसमें सर्वप्रमुख नाम है रामरक्ष बेनीपुरी का और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनके बहुत सारी अच्छी अच्छी रचना है। जैसे रामरक्ष बेनीपुरी जी की बात करूँ तो इनका नेताजी का चश्मा जो कक्षा 10 में है, बहुत अच्छा पाठ है। इसमें वो कैप्टन की जो मैं आपको भूमिका बता रही थी, बिल्कुल वैसे ही वर्णन की गई है। ठीक है, तो बहुत अच्छा से इन्होंने रेखा चित्र प्रस्तुत किया है नेताजी का चश्मा में सुभाष चंद्र बोस का। चलिए आगे देखते हैं यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा साहित्य। यदि आप कहीं जाते हो, जैसे अमरकंटक की यात्रा या फिर केदारनाथ धाम या बहुत सारे जहाँ जहाँ यात्रा स्थल हो वहाँ जाते हो, उसके बारे में एक रोचक कथा। जैसे आपने जहाँ से शुरुआत की वो, फिर वहाँ से आप होते हुए कैसे गए, आप कैसे रहे, आप किस किस से मिले, आपने क्या क्या खाया, कहाँ बैठे, किन किन स्थानों को देखा, क्या घूमा, ये सारी चीज़ें इसमें वर्णित की जाती। ठीक है, या फिर वहाँ के निवासियों के बारे में आपने क्या क्या सुना, वो सब कुछ। तो इसमें प्रमुख नाम है यशपाल का, जिन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत भी लिखे। मोहन शर्मा भी यहाँ पर प्रमुख उल्लेखनीय है। इसके अलावा राहुल संक्रांतैन, ये भी आपको क्लास 9th में इनकी कुछ रचनाएं मिल जाएगी। ठीक है, अज्ञेय भी बहुत प्रमुख है, इसमें तो अज्ञेय सबसे प्रमुख है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको मिल जाएगी, तो आप इनको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है गद्य काव्य। गद्य काव्य नाम से समझ में आ रहा है गद्य का इसमें काव्य वर्णित होता है। जैसे कि दोनों के बीच की वैसे विधा है, एक काव्य ले लीजिए और गद्य, दोनों को मिला ले तो गद्य काव्य बनता है। ठीक है, गद्य और काव्य में इस प्रकार से वर्णित होता है कि गद्य काव्य जैसा लगे। थोड़ा संगीत वर्णन की कर लेंगे हम तो गद्य बन जाएगा। थोड़ा रस भी भर लेंगे इसमें, यानी रस को, जो रस में हमें चीजें मिलेगी वो गद्य काव्य में आती है। ठीक है, इसमें भी रामरक्ष बेनीपुरी जी का और वियोगी हरि दोनों के नाम प्रचलित है। तो ये नाम भी आपको महत्वपूर्ण है। भेंट वार्ता, ये ज्यादा नहीं पूछे जाते परंतु आपको वन लाइनर में याद होना चाहिए। ठीक है, तो भेंट वार्ता मतलब किसी से, विशेष व्यक्ति से हम उनका इंटरव्यू ले, उनका साक्षात्कार करें, तो बिल्कुल वही है। जैसे कुछ प्रमुख व्यक्ति का हम लेते हैं, इसमें सर्व प्रमुख है जैसे पद्मश्री शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंट वार्ता लिखी। मतलब वर्तमान में जब उनसे मिले, उनका कैसा विचार रहा, क्या क्या प्रतिक्रिया उनकी रही वर्तमान में जिन भी चीजों पे है वो, तो ये इसमें आती है। इसके बाद डायरी। डायरी बहुत सरल है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, परंतु डायरी का कई बार यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे इसमें डायरी की विशेषताओं के बारे में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका श्रेय किसमें जाता है? हिंदी में डायरी विधा में लेखन का आरंभ करने का श्रेय जाता है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा को। उनकी मेरी कॉलेज डायरी रचना है, वो बहुत फेमस रचना है, ये इनके रूप में प्रमुख है। ठीक है, तो डायरी में आप समझ गए होंगे, डायरी यानी जिसमें हम दिन भर का सब कुछ, दैनिक प्रसंगों को डेली हम अपडेट करें। डेली हम लिखे जो जो घटनाएं होती है हमारे जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जितनी भी, बिल्कुल वैसे ही वर्णन होना चाहिए, उसमें बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखा जा सकता। अगला है पत्र साहित्य। ठीक है, पत्र साहित्य देखने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि क्लास 12th के अकॉर्डिंग आपको सारे सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस सब कुछ मिल सके। इसके अलावा दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, जिससे आपके साथ में जितने भी विद्यार्थी हो क्लास 11th और 12th के, उनको हेल्प हो सके और वो अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर कवर कर सके। पद्य साहित्य में क्या होता है? पत्र साहित्य। पत्र साहित्य गद्य की एक सशक्त विद्या है। पत्र नाम से समझ में आ रहा है, हम किसी को लेटर जब लिखते हैं उसमें वो सारी, जैसे बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम अच्छे लेवल पे लिख देते हैं, जैसे औपचारिक अनौपचारिक दोनों होते हैं, लेकिन ये साहित्य वाले पत्र हैं। जैसे इसमें पिता के पत्र पुत्री के नाम, बहुत फेमस है ये भी, और द्विवेदी युग के साहित्यकारों के पत्र, ये कुछ प्रमुख है जो प्रचलित है। इसमें सबसे प्रमुख जैसे पिता के पत्र पुत्री के नाम, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था जेल से, तो वो पत्र बहुत फेमस हुआ था और बहुत प्रमुख भी था। ठीक है, तो पत्र साहित्य में इसी प्रकार की जो है यहाँ पर सारी चीजें व्यक्त की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते लोक साहित्य। लोक साहित्य यानी आसपास का जो प्रचलित है वो, सबसे आखिरी पॉइंट में लोक साहित्य हमारा। लोक साहित्य अंचल विशेष में रचा गया साहित्य, मतलब जैसे हमारे आसपास की लोक कलाएं होती है, जैसे आपको क्लास 12th में पहलवान की ढोलक है, उसमें लोक कलाओं के बारे में बताया। जैसे ढोलक बजाना पहले बहुत प्रचलित था, बहुत पुरानी भी कहानी है, उसमें वर्णन है जैसे वहाँ के आसपास के लोक कलाकार लोकगीत गाते हैं, लोक कहावतें कहते हैं,
जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे लोक कहावतें प्रचलित है, या अन्य राज्यों की बात करें वहाँ पर भी, तो सभी दूर अलग अलग, जैसे पर्णित गायिका हो गई या अन्य गायिका जो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं वो सारे इसमें वर्णित हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के इसमें है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी, सब कुछ साहित्य में, तो लोक साहित्य इसके अंतर्गत आता है। तो ये हमने सारी चीज़ें डीपली में देखी आज, किस प्रकार से आपको गद्य की गौण विधा है जो महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम गद्य की विधाएं भी देख चुके हैं और गद्य साहित्य का इतिहास और विकास, तो हमारा जो गद्य साहित्य टॉपिक पूरा कवर हो गया है। अब इससे जितने प्रश्न बनते हैं, जितने महत्वपूर्ण हो गए, जैसे निबंध, नाटक, एकांगी, रेखाचित्र, संस्मरण, और इसके अलावा जितने भी टॉपिक हमने कवर किए उनके जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं या लघुत्तर या अति लघुत्तरी, सब आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल पे बने रहना है। जितने क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँ, क्वेश्चंस आपको उसी में से पूछे जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमने इन टॉपिकों को कवर करा ताकि आपको क्वेश्चन सारे बन जाए। हमने गद्य की विधाएं भी कंप्लीट कर ली, गद्य की गौण विधाएं भी, इसके साथ ही साहित्य और विकास जो गद्य का बहुत महत्वपूर्ण था पढ़ना, जिसके बिना आप क्वेश्चन को टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों की रिवाइज एक्सरसाइज जो है जल्दी शुरू कर देंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले का वीडियो जो मैंने आपको बताया इतिहास विकास नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो इसलिए भी देखना है क्योंकि इससे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो वीडियो देखने के पहले आपसे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद ही आपको अच्छे से बन पाएंगे। तो उसको ना केवल देखिए बल्कि अपनी कॉपी में अच्छे से नोट भी करें, जिससे आपके नोट्स भी तैयार हो प्रॉपर और आपको आगे जाके और हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।